नमस्कार दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव के नतीजे सामने आ गए, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई हो गई और सत्ता बीजेपी के हाथों में चली आई। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कायम रही, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस के हाथों में सत्ता चली आई और केसीआर की विदाई हो गई। खैर दोस्तों, ये चुनाव है, आता जाता रहता है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो चुनाव कराना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों, पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है कि 2024 में मोदी का विदाई तो बिल्कुल पक्का है। 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं ही नहीं। 2003 की है जब इंडिया शाइनिंग था और ये तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम हार गए थे। लेकिन 2004 में हमने अपनी सरकार बनाई थी सेंटर में। तो वक्त बदलता है और वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता। 2018 में इन्हीं सब राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं बनी। इसलिए ये भी अंदाजा ये लोग लगा रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र में बनने वाले नहीं है। इस चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी जी एक युवा नेता के रूप में बनकर उभरे हैं, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि 2024 में तो प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी ही बनेंगे। कोई भी उनके टक्कर में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई नजर नहीं आ रहा है। मोदी मैजिक फेल हो चुका है। मोदी तो पनौती है। बात तो सही है। पनौती से याद आया कि मोदी से बड़ा अभी तक को ना कोई पनौती है, ना कोई पनौती हुआ है और न ही कभी कोई पनौती होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए इस चुनाव नतीजे के बाद हम तो अभी से ही मानकर चल रहे हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री पनौती मोदी की जगह एक तेजस्वी, यशस्वी, युवाओं के युवा नेता राहुल गांधी जी होंगे। आर यू कॉमेडी मी? खैर, ये सब छोड़िए दोस्तों। इस चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया खोलने पर ऐसा लग रहा है कि भाई हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, कहीं मार्वल का मूवी तो नहीं देख रहे हैं। और खुद ही इन्हीं भाई साहब को देख लीजिए। बेचारे भाई साहब लिख रहे हैं तेलंगाना में भाजपा गई तेल लेने, इसके साथ राहुल गांधी जी का एक फोटो शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाई साहब लिख रहे हैं साउथ भाजपा और मोदी मुक्त है। इतना ही नहीं, आगे भाई साहब लिख रहे हैं तेलंगाना की जीत को राहुल गांधी जी का जीत बता रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक से एक नमूने लोग भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे नमूने लोग भरे पड़े हैं कि आप लोग पूछो ही मत। बेचारे कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। इन्हीं भाई साहब की तरह ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे नेता लोग होंगे जो राहुल गांधी जी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इतना मतलब कांग्रेस का इन चुनाव में बेड़ा गर्क होता दिख रहा है, फिर भी ये भाई साहब राहुल गांधी जी की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब को चले तो तेलंगाना के जीत पर भारत के जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार है, वो सारे पुरस्कार भाई साहब राहुल गांधी जी को समर्पित कर देंगे, चाहे वो भारत रत्न ही क्यों ना हो। भाई मतलब विरोध करने की भी एक हद होती है। मतलब तेलंगाना में बीजेपी तो कभी थी ही नहीं, बीजेपी से कभी वहां टक्कर था ही नहीं, फिर भी भाई साहब इस बात से खुश है कि वहां पे बीजेपी नहीं जीत पाई। मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में इसलिए आ गई कि वहां के लोगों को राहुल गांधी की बात समझ नहीं आई। मतलब राहुल गांधी जी के भाषण वहां के लोग समझ नहीं पाए, इसलिए तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ गई। कुछ भी एक इनसे मिलिए, ये है कांग्रेस के नेता उदित राज जी। अभी ये कांग्रेस के नेता हैं, कल पता नहीं कौन सी पार्टी के नेता होंगे, ये पता नहीं, क्योंकि पहले बीजेपी के थे, फिर कांग्रेस के हुए और आने वाले समय में पता नहीं कौन सी पार्टी के होंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नेताजी कह रहे हैं कि आज के चुनाव परिणाम के बाद लगता है कि जनतंत्र और संविधान का बचना मुश्किल है। इतना ही नहीं, नेताजी एक आगे ट्वीट किया और उसमें लिख रहे हैं जरूर ईवीएम में कुछ हुआ है, वरना ऐसे नतीजे की उम्मीद थी ही नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, इनके जैसे अनमोल रतन वाले नेता केवल भारत में ही पाए जाते हैं, दुनिया के किसी और देश में नहीं पाए जाते हैं। जो पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो उसके अनुसार पता नहीं जनतंत्र का और संविधान की परिभाषा क्या होती है, यह परिभाषा किसी को पता नहीं रहता। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्राहम लिंकन को भी पता नहीं होगा। खैर दोस्तों, बीजेपी वालों से हम निवेदन करते हैं कि उदित राज जी के इस ट्वीट पे दुखी नहीं होना है और कुछ कहिएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद ईवीएम के बारे में किसी नेता के मुझसे सुनने को मिला है। ईवीएम भी सोच रहा था कि यार मतलब हमें क्या दोष हो गया, क्या हमें कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। वैसे में दोस्तों उदित राज की बात तो कुछ हद तक सही है, ईवीएम में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना कांग्रेस तेलंगाना में कैसे सत्ता में आ जाती, वो भी बीआरएस और बीजेपी को हराकर। जरूर कुछ ना कुछ गोलमाल है। खैर, बिना सिर पैर के बातों की उम्मीद तो इस तरह के नेता से हम कर ही सकते हैं, क्योंकि शर्म बेचकर समोसा खाने वाले नेता हमारे देश में ही पाए जाते हैं।
रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को देख लीजिए, कांग्रेस के हार पर बाबा जी मतलब गजबे ही मजे ले रहे हैं। बाबा जी खुद को तो कांग्रेसी मानते हैं, लेकिन कांग्रेसी इनको कांग्रेसी नहीं मानते हैं, कांग्रेसी इनको आस्तीन के सांप कहते हैं। बाबा जी अशोक गहलोत पर खूब तंज कस रहे हैं और बाबा जी लिख रहे हैं कि आज उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी जिन्हें कभी कुर्सी नहीं छोड़ती थी। इतना ही नहीं, बाबा जी आगे लिख रहे हैं, अशोक गहलोत जी सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अच्छा, वैसे बाबा जी इकलौते ऐसे आचार्य हैं जो कांग्रेस पार्टी में है। बाबा जी के खास बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी गुट हो, बाबा जी स्पष्ट कर देते हैं कि वो कौन से गुट में है। अब आप लोग देखिए ना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बाबा जी प्रियंका गांधी के गुट में नजर आते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट में बाबा जी सचिन पायलट के गुट में नजर आते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गुट में बाबा जी दिग्विजय सिंह के गुट में नजर आते हैं। भले बाबा जी को कोई अपने गुट में पूछे या न पूछे, लेकिन राजनीति में है तो बाबा जी को स्पष्ट करा देना होता है कि वो कौन से गुट में है और कौन से नेता के समर्थन में है। वैसे में बाबा जी कभी कभी कुछ सही बातें भी बोल देते हैं, कुछ अच्छी बातें भी लिख देते हैं। अशोक गहलोत इसलिए खुश है कि सचिन पायलट सीएम नहीं बन पाए, सचिन पायलट भी खुश होंगे क्योंकि अशोक गहलोत अब सीएम नहीं बन पाएंगे। मतलब कांग्रेस में अभी सभी खुश नजर आ रहे हैं, यहां तक कि सुप्रिया सिंह भी। हार से थोड़ा बहुत हतोत्साहित होना और मायूस होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मायूसी को छोड़िए और अपने हौसले को बुलंद कीजिए, क्योंकि कुछ बातें आपको याद रखनी जरूरी है। पहली बात, क्षेत्रीय दल को हराकर तेलंगाना जीतना मामूली बात नहीं है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका जश्न मनाइए, इसको कम मत आंकिए। दूसरी बात, अगर सारे वोट गिने जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों के वोट, कुल वोट में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले बनिस्बत भाजपा। बस कीजिए सुप्रिया जी, सबको रुलाइएगा क्या यार। मतलब दोस्तों क्या ही कहा जा सकता है, भीख मांगने की नौबत आ जाए फिर भी बोलना कि पड़ोसी के मुकाबले मेरे पास ज्यादा और बड़ा कटोरा है, भले उसमें पेंदी हो या ना हो। पूरे कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में नहीं आई है, वहां पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। भले ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, उस पर मंथन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब भाई ऐसा कौन करता है कि एक बड़ा आदमी एक बच्चा के हाथ से चॉकलेट छीन ले और उस पर कहे कि इस पे जश्न मनाना चाहिए और जश्न मनाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बीआरएस एक क्षेत्रीय पार्टी है, यानी तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी की शासकता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी को हरा दिया, उस पर जश्न मनाओ। मतलब चलो भाई कोई नहीं, जश्न नहीं रुकना चाहिए, जश्न मनाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।